हेलो फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। चलिए सीडीपी की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमने अभिप्रेरणा को क्या है इसे अच्छे से जान लिया, अच्छे से समझ लिया। अधिगम क्या है इस बात पर भी चर्चा कर ली। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है अभिप्रेरणा का अधिगम में क्या महत्व है, सीखने में क्या महत्व है अभिप्रेरणा का। चलिए देखते हैं अभिप्रेरणा का अधिगम में क्या महत्व है। कुछ बिंदुओं के माध्यम से इसे समझते हैं। देखिए, अभिप्रेरणा व्यवहार का पथ प्रदर्शक है, पथ प्रदर्शन करती है। दूसरा, अभिप्रेरणा ध्यान केंद्रित करने में सहायक होती है। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि शिक्षक बालकों को प्रेरित करके उन्हें अपने ध्यान को पाठ्य वस्तु पर केंद्रित करने में सहायता कर सकता है। तीसरा है, अभिप्रेरणा क्या करती है, रुचि को विकसित करने में सहायक होती है। ये कह लीजिए कि अभिप्रेरणा को विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करने की कला कहा गया है। विद्यार्थियों में किसी भी चीज के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए अभिप्रेरणा सहायक है, कला है। नेक्स्ट है चरित्र निर्माण में सहायक। चरित्र निर्माण का मतलब होता है कि बच्चों में अच्छी आदतों का विकास हो, अच्छे गुणों का विकास हो, अच्छे आदर्शों का विकास हो। और आदर्श कौन सा होता है उनके लिए? उनका अध्यापक, उनका शिक्षक। इसीलिए कहा गया है कि टीचर इज द बेस्ट मोटिवेटर। नेक्स्ट है अनुशासन की भावना का विकास। दंड से अनुशासन की भावना का विकास नहीं हो सकता। इसके विकास के लिए क्या है? स्वाभाविक और आंतरिक प्रेरणा, इन दोनों का प्रयोग करके हम छात्रों में स्व अनुशासन की भावना का विकास कर सकते हैं। उसका विकास किया जाना चाहिए तो अनुशासन की भावना का विकास स्वतः हो जाएगा। मानसिक विकास में सहायक अभिप्रेरणा या कहिए अभिप्रेरक जो होता है, छात्रों को क्या करते हैं? सीखने की क्रियाओं में प्रोत्साहन देते हैं। लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होता है। अब शिक्षक क्या कर सकता है? शिक्षक बालकों को लक्ष्य की ओर आकर्षित करे कि तुम्हें ये करना है, उसकी ओर आकर्षित कर दे और इतना आकर्षित कर दे कि उसकी प्राप्ति के लिए वे लग जाएं। उन्हें ऐसी अभिप्रेरणा प्रदान करें जिससे कि वो उसकी प्राप्ति में लग जाए। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा की विधियां। ये कहिए कि कक्षा परिस्थितियों में छात्रों को हम कैसे अभिप्रेरित करें। अब देखिए, अभिप्रेरित करने के कुछ तरीके यहां बताए गए हैं। पुरस्कार और दंड। पुरस्कार से स्मृति मधुर बनती है और दंड से क्या बनती है? घृणा होती है। तो इसलिए पुरस्कार को ज्यादा प्रीफर किया गया है इन कंपैरिजन टू पनिशमेंट। मतलब ये है कि पुरस्कार से काम चलाना चाहिए। हाँ, दंड के लिए ऐसा नहीं कि निषेध पूर्ण तय किया गया। उनका कहना यह है कि आवश्यकता पड़ने पर ही दंड दिया जा सकता है, लेकिन पुरस्कार अधिक प्रभावी है, इसलिए पुरस्कार से ही काम चलाना चाहिए। एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि पुरस्कार तो हम दे रहे हैं, लेकिन पुरस्कार बहुत अधिक महंगा ना हो। ऐसा ना हो कि वह विद्यार्थी के मन में लालच उत्पन्न कर दे। तो पुरस्कार देते वक्त यह भी ध्यान रखना चाहिए। इस कैटेगरी में आप इनाम दे सकते हैं, मेडल दे सकते हैं। बच्चों के पेट थपथपा करके भी हम उन्हें पुरस्कार दे सकते हैं, यह भी उनके लिए पुरस्कार होता है। दूसरा है प्रशंसा और निंदा। मतलब अच्छे कार्यों की प्रशंसा करना और बुरे कार्यों की निंदा करना। अब प्राइमरी स्तर पर जो प्रशंसा और निंदा होती है, उनका जो परिणाम है लगभग बराबर सा होता है, पर फिर भी निंदा हमें ज्यादा नहीं करनी चाहिए। ज्यादा निंदा करने से क्या होता है कि बच्चों का मनोबल टूट जाता है। दूसरी बात, बहुत ज्यादा प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिए। बात बात पे प्रशंसा करेंगे तो ओवर हो जाएगी, तब भी दिक्कत होगी। नेक्स्ट है सफलता व असफलता।
सफलता मिलने पर तो व्यक्ति क्या है, अपने आप ही मोटिवेट होता है, अपने आप ही आगे बढ़ता है। लेकिन जब व्यक्ति असफल होता है तो क्या होता है, उसका मनोबल टूट जाता है। और जब उसका मनोबल टूट जाता है तो शिक्षक की भूमिका यही होती है। शिक्षक क्या करे, शिक्षक का रोल क्या है यहाँ पर, कि वह जो बालक है जो असफल हुआ है उसके मानसिक स्तर के अनुकूल उसे कहे कि तुम्हें ये नहीं ये करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, और उसे दोबारा से उसे कहे कि तुम और अच्छा प्रयास करके तैयारी करके आगे बढ़ो। ये प्रेरणा शिक्षक असफलता के केस में दे सकता है। नेक्स्ट है प्रतियोगिता व सहयोग। वर्तमान युग तो प्रतियोगिता का युग है, हर क्षेत्र में प्रतियोगिता है। तो प्रतियोगिता में सफल होना भी अपने आप में एक प्रेरक की तरह काम करता है, यह भी कभी प्रेरणा है। तो प्रतियोगिता भी अपने आप में एक अच्छा प्रेरक है। खाली बाहर की प्रतियोगिता की बात नहीं कर रहे, इस प्रतियोगिता को हम अपने क्लास में टेस्ट के माध्यम से किसी भी तरह से बना सकते हैं, क्योंकि प्रतियोगिता में सफल होने के लिए बच्चा क्या करेगा, मेहनत करेगा। दूसरा, सहयोग से मतलब मिलजुल कर कार्य करना। और जब हम किसी काम को मिलजुल कर करते हैं तो उसमें परिश्रम कम लगता है, तो कम परिश्रम में हम बड़ा काम भी कर जाते हैं। नेक्स्ट है रुचि, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बारे में कहा गया है कि इंटरेस्ट इज द ग्रेटेस्ट वर्ड इन द डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन। बस इसी से सारी बात क्लियर हो जाती है कि इंटरेस्ट इज द ग्रेटेस्ट वर्ड इन द डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है प्रगति का ज्ञान, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस रिपोर्ट भी हम देते हैं। प्रगति के ज्ञान से क्या होता है, बच्चे को अपनी बारे में पता चल जाता है कि मैंने कितना तैयारी की, क्या किया। जैसे मान लीजिए हमने क्लास टेस्ट लिया किसी चैप्टर का, तो बच्चे को ये पता चल जाएगा कि उसे कितना याद है और कितना याद उसे अच्छे से करना है। तो प्रगति का ज्ञान भी होने से यह भी एक प्रेरणा का काम करता है। इससे उसे मोटिवेशन मिलता है कि मेरे चैप्टर अच्छे से तैयार नहीं है, मुझे इसमें और याद करना है या इसे और अच्छे से पढ़ना है, समझना है। ये भी एक मोटिवेशन है। नेक्स्ट है नवीनता। परंपरागत तरीकों से पढ़ते पढ़ते ऊब जाते हैं, सभी की बात है, हम ही क्यों ना हो। मान लिया एक ही तरह के कपड़े पहनते पहनते आप बार बार ऊब जाते हैं, तो क्या करते हैं, नए कपड़े लेकर के आते हैं। ऐसे ही पढ़ाने के तरीके हैं, यदि हम पारंपरिक तरीकों से ही पढ़ाते रहेंगे तो क्या है, ऊब जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, समय समय पर उनमें बदलाव करते रहना चाहिए, जिससे कि वह बोरियत ना हो। नेक्स्ट है आवश्यकताओं का ज्ञान। बच्चे की जो आवश्यकताएं हैं हमें उसे उनके बारे में बताना चाहिए। जब वो समझ जाएगा तो वह उन्हें प्राप्त करने की मतलब वो भी उसके लिए प्रेरक का काम करेंगे। उसे पता है कि मुझे अपनी ये आवश्यकता पूर्ण करनी है, तो वो उसके लिए एक अभिप्रेरणा बन जाएगी। हरलोक ने कहा भी है कि बालक की जो मुख्य आवश्यकताएं होती हैं उसके सीखने में उद्दीपक का कार्य करती हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कक्षा का वातावरण। कक्षा का वातावरण अच्छा होगा, सीखने का यानी अधिगम भी अच्छा ही होगा। कक्षा सुंदरी हो, सौंदर्यकरण कक्षा का हुआ हो, अच्छे से क्लासरूम बहुत सुंदर हो, चीजें उपलब्ध हों उसमें बच्चों को दिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए सामग्री उपलब्ध हो इस तरह की, तो कक्षा का वातावरण जैसा होगा वैसा ही बच्चों का अधिगम होगा। चलिए दूसरा टॉपिक जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो है बच्चा एक समस्या समाधान, चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर। अब ये समस्या समाधान क्या है, पहले तो इसे देखते हैं। समस्या का समाधान मतलब यानी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, यह है समस्या का समाधान। अब ये समस्या समाधान कैसी प्रक्रिया है, एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि ब्रेन से जुड़ी हुई है। इसमें क्या करता है, व्यक्ति किसी जटिल समस्या को या चुनौती का समाधान खोजता है। और इसमें क्षमता कौन कौन सी प्रयोग होती हैं, सोचता है, योजना बनाता है, निर्णय लेता है, फिर उस समस्या का समाधान करता है। तो ये सारी क्षमताएं जो हैं इसमें इन्वॉल्व होती हैं। और उद्देश्य क्या होता है कि जो सबसे प्रभावी समाधान है उसे पहचानना है और उसे अप्लाई करना है। अब छात्र के रूप में बात करें, जब छात्र विद्यालय में होता है तो उसके सामने भी अनेक समस्याएं होती हैं,
चाहे वो पाठ्यक्रम की समस्या है या और भी बहुत सारी समस्या है। तो क्या है, उन्हें यह सीखना है कि उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए। अब शिक्षक की भूमिका यहाँ पर क्या है? शिक्षक की भूमिका यहाँ पर यह है कि वह छात्रों को इस योग्य बना दें कि वे स्वतंत्र रूप से किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकें, अपने आप को ढाल सकें वातावरण के अनुसार। समस्या समाधान की जो वैज्ञानिक विधि है या कहिए जो प्रक्रिया है, उसके स्किनर महोदय ने 6 स्टेप्स बताए हैं। चलिए वो स्टेप्स कौन कौन से उन्हें देखते हैं। पहला स्टेप है समस्या को समझना। जो समस्या है पहले हम देखेंगे समस्या है क्या, और उस समस्या के समाधान में क्या क्या कठिनाइयां आ सकती हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है। पहले हम विचार करेंगे इस बात पर, यानी समस्या को समझना। दूसरा है जानकारी का संग्रह। समस्या तो हमने समझ लिया, अब समस्या से संबंधित जानकारी जो भी होगी वो एकत्र करेंगे। ये समस्या क्यों क्रिएट हुई, ऐसी चीजों की जानकारी हम एकत्र करेंगे। तीसरा है संभावित समाधानों का निर्माण, यानी योजना बनाना। मतलब उसके जो भी पॉसिबल समाधान हो सकते हैं उन सबको देखेंगे, उन सब पर विचार करेंगे। भाई हम इसे ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर करेंगे संभावित समाधानों का मूल्यांकन। जो समाधान हमने ढूंढे उनका फिर हम मूल्यांकन करेंगे, यानी प्रत्येक विधि को देखेंगे प्रयोग करके, मतलब करने के लिए, और फिर देखेंगे उसे जब प्रयोग करेंगे तो उसके क्या परिणाम निकलेंगे। फिर हम देखेंगे संबंधित समाधानों का परीक्षण। फिर हम परीक्षण करेंगे। हमने सोच लिया कि भाई ये 3 तरीके हैं कि जिनसे हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। फिर हम उनका परीक्षण करेंगे और परीक्षण करके हम निकालेंगे कि उसमें से सर्वश्रेष्ठ समाधान कौन सा है, और फिर हम उसको चयन करके उसे अप्लाई करेंगे। ये है 6 स्टेप्स समस्या समाधान की प्रक्रिया के। अब समस्या समाधान की जो प्रक्रिया है या जो एक मेथड है, इसका प्रयोग हम अपनी क्लास में कैसे करें। मतलब हम बच्चों को समस्या समाधान बनने के उपाय कैसे अप्लाई करेंगे। ये कहिए कि बच्चे में किन किन गुणों का विकास करें जिससे कि वो एक अच्छे समस्या समाधान बने। तो सबसे पहला है स्वावलंबी बनने के लिए प्रोत्साहित करना। मतलब बच्चों को चुनौतीपूर्ण और उत्तरदायित्व वाले कार्य दो, उन्हें सौंप दीजिए। अब वो क्या होगा, उन्हें करने में समस्याएं आएंगी तो वो उनका समाधान ढूंढेंगे। तो इस तरह से उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग का डेवलपमेंट होगा। दूसरी है आत्म पहचान का गुण, या कहिए आत्मविश्वास का गुण विकसित करना। मतलब बच्चों में जो है आत्मविश्वास का गुण विकसित करना है। जब वे अच्छा कार्य करते हैं तो उनकी प्रशंसा करना है, उन्हें पुरस्कृत करना है, जिससे क्या होगा, उनका मनोबल जो है उत्साह के साथ बढ़ेगा। तीसरा है बालकों को बार बार प्रयास करना। मान लें कोई समस्या उनके सामने है, उसका समाधान वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि एक बार उन्होंने करके देखा नहीं हुआ छोड़ दिया, बार बार उसके लिए प्रयास करने चाहिए। तो क्या हुआ, उनका समाधान उन्हें मिल जाएगा। नेक्स्ट है अपनी कमियों को स्वीकार करना और उन्हें दूर करना। मान लीजिए हम किसी समस्या का समाधान कर रहे हैं, हमसे वो समाधान नहीं हो पाया, कुछ कमियां रह गई, तो हम अपनी कमियों को ढूंढें, देखें, उन्हें स्वीकार करें, फिर उन कमियों को दूर करें और दोबारा उस समस्या का समाधान करें, तो समाधान हो जाएगा। टीचर का भी ये काम है कि मान ले जो कमियां उसमें रह गई हैं उन कमियों को बच्चों को बताए और उन्हें दूर करने का तरीका बताए, जिससे कि बच्चे दोबारा से उस समस्या का समाधान कर सकें। इस प्रकार आज हमने अभिप्रेरणा और अधिगम, या ये कहिए कि अभिप्रेरणा का अधिगम में क्या महत्व है, यह समझा, और चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर इसके बारे में जाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और हमारी वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा। नमस्कार।